फोकस हिमाचल के गैस्ट्रिक न्यूज़ रूम में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर कन्हैया कदम। आप महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले हैं। नांदेड़ में आप सर्वज्ञ आयुर्वेद प्रतिष्ठान का संचालन कर रहे हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं जो जड़ी बूटियों और मेडिसिनल प्लांट की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा आप सर्वज्ञ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर चला रहे हैं। इसके अलावा आप के हर्बल इंडस्ट्री के भी संचालक हैं। खुद ना कि किसानों को प्रोत्साहित करते हैं मेडिसिनल प्लांट की खेती के लिए, बल्कि खुद भी मेडिसिनल प्लांट की खेती करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत सी डिग्रियां हैं। डॉक्टरी के अलावा आपने वकालत भी की है। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं सर नांदेड़ के बारे में, कि नांदेड़ के बारे में यहाँ तक हिमाचल में जो थोड़ी पहचान है नांदेड़ की, वो एक धार्मिक स्थान को लेके है, सिखों के धार्मिक स्थान को लेके। तो नांदेड़ के बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं सर। बिल्कुल सर, नांदेड़ तो जैसे गुरु गोविंद जी और गुरुद्वारे के कारण फेमस है पूरी यानी वर्ल्ड में। दूसरा एक चीज़ सर, नांदेड़ ये महाराष्ट्र की मराठवाड़ा एरिया में आता है जी, जहाँ पे लगभग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी अभी हुआ है, लेकिन जो मेन रिसोर्स जो आता है वो आता है खेती से, क्योंकि एक 70% जो पीपल्स है वो डिपेंड ऑन फार्मिंग। ओके। और जो प्रीवियस कल्टीवेशन का हो या फिर सेगमेंट कमर्शियल जो भी इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, कहीं ना कहीं खेती के आजू बाजू में ही ये सब कुछ घूमता है जी। तो कल्चर जो है नांदेड़ का वो टोटली फार्मिंग पे बेस कल्चर है जी। डॉक्टर साहब, हम जब आपसे बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, तो आपकी डिग्रियों के बारे में आप लिखाते जा रहे थे और हम एक जगह पे आप पे रुके कि हम आपके मुंह से ही जाने। तो आपकी जो पढ़ाई है वो क्या क्या हुई है, ये हमारे पास? सर मेनली तो जो बेसिक ग्रेजुएशन है मेरा वो BMS यानी आयुर्वेद से हुआ है जी। उसके बाद लॉ इसलिए किया था क्योंकि IPR सेगमेंट जो है, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों की अगर ज़रूरत हो तो उसका कम से कम नॉलेज तो हो। ओके। सर उसके बाद मैं BHU में MD के लिए मैंने ये किया था जी। लेकिन मुझे एक ऐसा डिसिप्लिन चाहिए था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो कहीं ना कहीं रिसर्च बेस हो जी, और आयुर्वेद के कंसेप्ट्स को ही लेके हमें रिसर्च करना था जी। तो जामनगर में जो है MSc मेडिसिनल प्लांट्स, ओके, ये पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है, वो कॉम्बिनेशन वहाँ मुझे मिला। ठीक है। इसलिए मैंने BHU छोड़ के फिर जामनगर में MSc मेडिसिनल प्लांट किया। उसके बाद ये था कि सेटल होना था जी। तो रिसर्च बेस कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी के इसमें मेरा जुड़ाव थोड़ा क्लीवलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट USA से हुआ। ओके ओके ओके। बट वो घर में था कि नहीं अब US क्यों जाना है, अगर इतना आपको रिसर्च करना है और आयुर्वेद पे ही रिसर्च करना है तो US में तो आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद तो भारत की धरोहर है। तो फिर वापस गांव चला गया जी। लेकिन ये हुआ सर, मैं जब ये था कि मेट्रो में रह के वो एक रहता है अपना जो देसी खेतों में जाके हमें जो एक आनंद मिलता है जी, तो गांव में भी मैं खेत में जाके बैठता था और रिश्तेदारों में ये था कि डॉक्टर पढ़ के आए तो पहला पेशेंट मेरा जो है, क्योंकि जामनगर में जितना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, जितना टाइम दिया है, उससे मुझे ऐसे लगता है कि दुगना टाइम मैंने पेशेंट्स देखने में और पेशेंट ठीक करने में दिया था। तो वो क्लिनिकल बेस जो मेरा शुरू हुआ जामनगर से, उसके कारण एक माउथ पब्लिसिटी बन गई थी। ओके। क्योंकि एक फर्स्ट पेशेंट था वो ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था और एक चैलेंज के तौर पे लिया था जी। और वो पेशेंट ठीक हो गया था उस समय मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में। ऐसे ही कुछ कैंसर के पेशेंट्स आने शुरू हो गए। धीरे धीरे ये था कि चलो हम यहाँ पे है कुछ दिनों के लिए, घर पे आए तो ये दिमाग में ये था कि चलो US जाना है तो 5-6 महीने घर पे रहे, माता पिता की सेवा करके चले जाए। बट वो एक धीरे धीरे पेशेंट्स आना शुरू हो गया और हॉस्पिटल का जो है न कहीं ऑफिशियली उसका इनॉग्रेशन हुआ, कुछ नहीं, उस दिन से अभी तक जो चल रहा है पेशेंट्स वहाँ पे मैं खुद अपने खेत में बैठ के वहाँ हॉस्पिटल खड़ा किया। ये भी नहीं है कि कहीं गांव में है या कहीं शहर में है। दूसरा ये था कि अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको जब मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ तो आयुर्वेद की जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है वो मार्केट में मिल नहीं रही थी। उसके कारण जो कहा जाता है ना, आयुर्वेद का इलाज होता तो है लेकिन थोड़ा देरी से होता है। सर ऐसा कुछ नहीं है, इलाज आयुर्वेद में उतना ही फास्टली होता है, बट आपकी जो मेडिसिन है वो एकदम स्टैंडर्ड होनी चाहिए, क्वालिटी की बात जी। उसके साथ साथ ये समझ में आया कि इस पे रिसर्च
फर्दर रिसर्च के लिए मुझे यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। हिमाचल में नांदेड़ में जहाँ मैं गया था तब। जी। तब वहीं पे एक हमारा कॉलेज है, वहाँ पे हर्बल मेडिसिन में एमएससी हो रही थी। ओके। और वो है एमएससी मैंने कर ली। ठीक है। और उसके बाद था कि पीएचडी करना है। जी। तो हमारी यूनिवर्सिटी में उस समय पीएचडी नहीं था इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो हमने थोड़ा सा कम्युनिकेशन करके वो पीएचडी भी वहाँ पे स्टार्ट करवा दी। ओके। और वहाँ पे मैंने पीएचडी के लिए भी एडमिशन ले लिया। ठीक है। हालांकि उसी यूनिवर्सिटी में मैं बोर्ड मेंबर हूँ, अच्छा, एज एडवाइजरी में। ओके ओके ओके। और ये करते समय सर, जब मैं पेशेंट्स को मेडिसिन दे रहा हूँ, पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन वो जो एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए ना, जी। मेडिसिन फ्री लाइफ, जी। वहाँ पे कंसेप्ट आयुर्वेद का जो है वो कंसेप्ट मुझे समझ में आ गया कि ये जो हमारा आहार है वही सबसे मेन मेडिसिन है। अगर उसको हमने ठीक ठाक कर लिया तो बाकी मेडिसिन की जरूरत नहीं। तो इसलिए एमएससी इन डायटेटिक्स कर लिया। तो ऐसे जो जरूरत मुझे ऐसे लगी कि मेरे पेशेंट्स को ठीक करने के लिए और एक कंप्लीट अचीवमेंट चाहिए कि मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जिया जाए, जी। उस सेगमेंट में धीरे 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 एक डिग्रियाँ कर ली। वो तो एक बस नो हाउ और नॉलेज बेस्ड मुझे बढ़ाना था। दोस्तों, एक महाराष्ट्र और हिमाचल का कांगड़ा एक बड़ा डिस्टेंस है। Yes, तो आप यहाँ कंसर्न से आए हैं बराबर। और आप एक सीरियस कंसर्न से आए, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हिमाचल में जो आपका ये टूर है ये किस दिशा में है? सर, यहाँ आने के दो पर्पज़ है। एक पर्पज़ तो जैसे मैंने कहा कि देवभूमि है जी। और यहाँ मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, और जो मेडिसिन हिमाचल में है वो और कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो कुदरत ने यहाँ पे वो सब कुछ मेडिसिन प्लांट्स में जी, रखा है। जी। सर, दूसरा एक सेगमेंट है कि जैसे हमने कहा कि एक तो एक शारीरिक बीमारी होती है, दूसरी होती है एक मानसिक। सर, ये मैंने देखा है कि आजकल जैसे स्ट्रेस कंडीशन हो, डिप्रेशन हो, या सब कुछ चीज़ें, इन चीज़ों से हम भी गुजरे हैं, लेकिन अगर इनको हमें ठीक करना है तो कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ाव जो होना चाहिए, होलिस्टिक हीलिंग जो है, तो क्यों ना एक सेंटर यहाँ पे भी हम हिमाचल के लिए बनाया जाए जी। क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह से आहार विहार विचार का तो है ही है, एक हेल्थ रिसोर्ट की कंसेप्ट पहले से मेरे दिमाग में है। ओके। तो एक हेल्थ रिसोर्ट बनेगा, वो नांदेड़ में बनेगा, दूसरा हिमाचल में बनेगा। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं अगर रेकमेंड भी करूँ तो सर इस रिसोर्ट में आके कंप्लीट हील हो सकते हैं। तो दूसरा कंसर्न मेरा ये है कि यहाँ पे एक्सप्लोर करना है रिसोर्ट के पर्पज से, कि एक होलिस्टिक हीलिंग के लिए कंप्लीट आपको जो एक ये कह सकते कि संपूर्ण आरोग्य, उसके लिए ये टूर मेरा चल रहा है। और रॉ मटेरियल की रिसोर्सेस तो डे फर्स्ट से, जब मैं फर्स्ट टाइम हिमाचल आया था मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तब पूरा हिमाचल घूम चुका हूँ मैं। तो यहाँ रिसोर्सेस तो बहुत सारे हैं। पर हम देखते हैं जब हम जनरल वे में बात करते हैं, सोसाइटी के अंदर जाते हैं, तो ये सुनने को मिलता है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज जो वो एलोपैथी में संभव है, आयुर्वेदा में उन बीमारियों का उपचार नहीं है। तो ये जो मिथ है इसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को। सर, मैं खुद जो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं सर, जहाँ पे एलोपैथ में कुछ उनको सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं तब मेरे पास आते हैं, यानी एंड स्टेज डायबिटीज़ के, गैंग्रीन के पेशेंट हो, चाहे कैंसर के जिनका रेडिएशन हो चुका है, कीमो हो चुका है, फिर भी मेटास्टेसिस हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा, जब डॉक्टर्स ने कह दिया कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता है, वो पेशेंट आते हैं। तब मैंने अपनी जी जान से कोशिश की हर डिसीज़ में जो आयुर्वेद का नॉलेज है, उसके साथ साथ जो मेडिसिन की स्टैंडर्ड है, क्योंकि फार्मेसी खुद मैंने वहाँ पे के हर्बल के नाम से स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। वो कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया था। ये सब कुछ करने के बाद सर ये मिथ बिल्कुल मिथ है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इसका इलाज आयुर्वेद में संभव नहीं है जी, और वो एक्यूट कंडीशन में भी नहीं। जैसे गैंग्रीन की बात करते हैं या कैंसर की बात करते हैं, तो क्या इन बीमारियों का उपचार जो है वो आयुर्वेदा में संभव है? सर संभव नहीं सर। 1600 कैंसर पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं जी, और उनके टेस्टिमोनियल भी मैं आपको शेयर करूंगा, और उनका जो क्लिनिकल डाटा है। दूसरा गैंग्रीन के लगभग 4 से 5 हज़ार पेशेंट ठीक हो चुके हैं जी, उनका भी डाटा है। मतलब ये आपके वहाँ पे हॉस्पिटल में वहाँ पे जी। किडनी फेलियर के पेशेंट्स का भी उसी तरह से है जी। सर एक बात मैं कहना चाहूँगा, आयुर्वेद का जो एक कंसेप्ट है रसायन जी, वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है आज की दौर में। वो कंसेप्ट को एक्सप्लोर नहीं किया गया था। रसायन चिकित्सा, रिजोनेशन थेरेपी जी, और रिजोनेशन थेरेपी के साथ साथ अगर आप अपुनर्भव यानी दोबारा वो बीमारी ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से खान पान चाहिए, आपका विहार यानी आपकी लाइफस्टाइल किस तरह से होनी चाहिए, और थर्ड सेगमेंट जो है आपका
कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए, विचार क्या होना चाहिए। अगर उस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा आपका तो हर चीज़ पॉसिबल है सर। और एक अभी की एक यहाँ आने से पहले का एक पेशेंट का डाटा मैं बता दूं। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट सर, वो कहीं ना कहीं हमारे नाम से ही जुड़ा हुआ है। वहाँ के ही एचओडी के कोई रिलेटिव पेशेंट्स एलएल, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, वो पेशेंट एंड स्टेज में मेरे पास आया था। और वो भी पेशेंट, दूसरा जो कैंसर का पेशेंट मेरे पास ठीक हुआ था, वो उसके रेफरेंस से लेके आया था। अब मैंने कहा इस इंस्टीट्यूट से आए हो, ब्लड कैंसर है, ब्लीडिंग हो रहा है हर जगह, प्लेटलेट डाउन इतना था, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में शायद मैं आपको आप जो एक्सपेक्ट करके आए हो वो नहीं कर पाऊंगा। तो जो पेशेंट ठीक हुआ था ना, उसने एक ही वर्ड बोला, सर आपने मेरे समय में भी यही बात की थी, लेकिन आपने कोशिश की, मैं बच गया। तो आप बस कोशिश कीजिए, बाकी तो ऊपर वाला है जी। सर सिंपली 15 डेज में ये पेशेंट फिर से काम को लग गया है ब्लड कैंसर का। और आपको सिर्फ 4 रिपोर्ट दिखा दूं, ल्यूकोसाइट काउंट उनका एबो मींस 1.5 लाख से ऊपर चला गया था। ठीक है। सिर्फ 15 दिन के 4 उनके ये हुए, फॉलोअप हुए हैं सर। अब ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, पेशेंट अच्छे से खा पी रहा है। और कम से कम उस पेशेंट ने 100 पेशेंट्स को हर जगह जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट है, जहाँ कैंसर में काम हो रहा है, जो पेशेंट कहीं ठीक नहीं हो रहा है, सबको ये यानी माउथ पब्लिसिटी से सबको बता रहा है। तो ये आप देखिए, अगर 15 दिन 2 महीने में इस तरह से पेशेंट रिकवर हो रहा है, और जहाँ ये पेशेंट कम से कम पता नहीं 2-3 साल से उसमें एलोपैथ में सब कुछ चल रहा था। तो ये एविडेंस बेस में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि विदाउट एविडेंस। इसका मैं आपको वीडियो भी शेयर कर लेता हूँ सर। ऐसी एक स्टोरी मैं अगर बताना चाहूँ ना सर, 1.25 लाख पेशेंट्स का एक स्टोरी है। डॉक्टर ने ये ठीक है, हम आपकी सारी बातें ये इनसे सहमत है, आपने हमें सारे वो दिखाए भी हैं, इसके जो प्रूफ है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं हिमाचल में की ही रेफरेंस में अगर बात करें, तो बहुत से मेडिसिनल प्लांट ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और हम उन्हें अपनी झाड़ियाँ समझ के या कुछ यूजलेस समझ के उनको नष्ट कर देते हैं। तो आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ को लेके? क्या ये फैक्ट है कि इस तरह का हमें नॉलेज नहीं है और हम उनकी चीज़ों को मतलब यूज नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी खेती के लिए आगे नहीं आ रहे? क्या सच्चाई क्या है इसकी? 2 तरह से नॉलेज आ रहा है। एक होता है हमारा कन्वेंशनल, जिसको हम परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी जी सर, उनको भी निगलेक्ट नहीं करना है हमें। ठीक है, वो अनुभव का नॉलेज है। ठीक है। दूसरा जो हम सिस्टम से नॉलेज लेके आ रहे हैं जी, बट हो रहा है इसका एप्लीकेशन ग्राउंड लेवल पे, जो एप्लीकेशन करना है और उसके एंड रिजल्ट अगर देखते हैं, और उससे अगर कहीं ना कहीं उसका वैल्यू एडिशन अगर होके एक कमर्शियल मॉडल अगर डेवलप हो जाता है, तो फिर उसको फॉलो किया जाता है। अगर वो कमर्शियल मॉडल अगर वहाँ पे अगर आपको सक्सेसफुल अगर ना दिखे, तो वो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। तो हमें चाहिए कि जो अनवैल्यूड प्रोडक्ट्स है, जैसे आपने कहा कि कुछ घास फूस है, ये आयुर्वेद के लिए सर कोई अनवैल्यूड नहीं है। आयुर्वेद के लिए ना मेटल अनवैल्यूड है, ना कोई हर्ब है, ना एनिमल प्रोडक्ट्स। सर हर चीज़ के बारे में बताया गया कि उसकी औषधि गुणधर्म क्या है। बस हाँ, उनको हमें उस तरह से देखना है, एप्लीकेशन में लाना है और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए सर 1-2 सेगमेंट नहीं, सबको इकट्ठा आके काम करना पड़ेगा। उसमें जैसे गवर्नमेंट का भी ये है रोल है, उसमें पब्लिक का भी रोल है, उसमें इंस्टीट्यूशंस का भी है, रिसर्चर्स का भी है। बट ये सब एक जगह जब आएंगे, एक वैल्यू चेन बनेगी, तब जाके इसका कहीं ना कहीं, और ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा है। जैसे RCFC का काम हो रहा है, रीजनल सेंटर जो जोगिंदर नगर में है। बट एक जो होता है ना सर, कि उसको एक अवेयरनेस कैंपेन बना दो, इन चीज़ों को एक कैंपेन बन जाएगा, और उस कैंपेन में अगर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उभर के आएगी, तो ये पॉसिबल है सर, बहुत आसानी से। मैं आपको मेरा एग्जांपल बता दूं सर जी, मैं लिटरली मैं बता दूं, मुझे वो नेचर में ही सुकून आता है, और यहाँ इसीलिए आया हूँ मैं कि मुझे भी कुछ अगर स्ट्रेस हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, तो कभी निकल जाता हूँ मैं नेचर में। मैंने कहा मैं फिर अपना हॉस्पिटल ऐसी जगह क्यों बनाऊँ कि मुझे स्ट्रेस आ जाए। मैं अपना नेचर में बना, मैं अपने खेत में हॉस्पिटल बना दिया। एक तो सुकून मुझे है, और वहाँ पे जो भी काम हो रहा है और उसके कारण जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सर, पेशेंट US से आता है, UK से आता है, दुबई से आता है, वहाँ मुझे खुशी नहीं है सर। मेरे पड़ोस वाले गांव से जब पेशेंट आता है और वो पेशेंट ठीक होके जाता है, और अभी ऐसा हो गया ना सर, 50% ये मेट्रो से आ रहा है पेशेंट्स, 50% अभी गाँव से भी पेशेंट्स आ रहे हैं। ओके, अभी ये कल्चर बनना शुरू हो गया। क्यों? एक सक्सेसफुल पायलट स्केल पे, जो छोटा क्यों ना हो, एक मॉडल बन गया, वो दिख रहा है लोगों को।
आजू बाजू के फार्मर्स अभी, क्योंकि कोविड में क्या हुआ, इन्होंने मेडिसिन प्लांट्स लगा तो दिए ना, ट्रांसपोर्टेशन ना कुछ, इन्वेस्ट तो कर दिया। फिर मेरे पास आए कुछ फार्मर्स कि सर हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया, अब क्या करें। मैं बोला मेरे पास लेके आओ। ओके। अब वो वहाँ से उनको जो कमर्शियल बेनिफिट मिला, अब वो दूसरों को बता रहे, तीसरों को बता रहे कि इसमें भी बहुत ये है जी। अब मैंने क्या किया इनको कि जो कमर्शियल कल्टीवेशन तो है जी। लेकिन सस्टेनेबल जो जहाँ पे आपको किसी पेड़ को काटना नहीं है, अगर पत्ते उसके गिर के वो पत्ते भी हमारे लिए काम में आए। जी। मैंने ये भी बताया कि मुझे ये चाहिए तो आप क्या करके लेके, उनको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जितना कमर्शियल पोटेंशियल इस सेक्टर में है, फार्मा सेक्टर में, वो और कहीं नहीं है। बट आज तक ये था कि फार्मा सेक्टर इन एलोपैथ ओनली, ऐसा नहीं है सर। फार्मा सेक्टर इन ईच फील्ड, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, हर चीज जहाँ आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, वहाँ पे सर कमर्शियल मॉडल अपने आप बन जाता है। पर डॉक्टर साहब, जब हम यहाँ की जब बात करते हैं हिमाचल की और इसकी वैल्यू चेन को देखते हैं, हम जो मेडिसिनल प्लांट की वैल्यू चेन है, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल से लेके अप टू द लास्ट प्रोडक्ट, है ना, तो कहीं ना कहीं बड़े खामियां दिखती है। जैसे हमारे पास देयर इज नो कलेक्शन सेंटर। अगर मैं धंधा कर रहा हूँ, इसका बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे बेचना कहाँ है? मेरे पास कोई इस तरह का है नहीं। नो डाउट कि RCFC के आने के बाद कुछ इस तरह के ग्रुप्स बने हैं या, लेकिन एक बड़े पैमाने पे जो चीज़ें होनी चाहिए उसका अब्सेंस है। और अगर हिमाचल में अब्सेंस है जहाँ पे क्वालिटी के मेडिसिनल प्लांट है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर इस तरह का एक चीज़ है। तो आपको लगता है कि एक तो ये जो वाइल्ड कलेक्शन है, उसके लिए ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जो भी इस धंधे में, और दूसरा जो इसकी एग्रीकल्चर है, जो इसकी खेती है, उसके लिए बाकायदा एक बड़ा कैंपेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी जरूरत है सर। दोनों स्तर पे हमें काम करना पड़ेगा जी। वाइल्ड कलेक्शन वो भी आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए सर जी, ना ये हो कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, नेचर को भी कर रहे हो और आपकी लोकल इसको भी कर रहे हो, वैज्ञानिक दोनों। यस। और उसको सिस्टमेटिक करने के लिए जैसे सर हम देखते हैं हमारा जो एग्रीकल्चरल जो प्रोसेस है, मंडियाँ बन चुकी है और वहाँ से फिर ट्रेडिंग होती है, फिर इंडस्ट्री को चला जाता है। सर सेम सेक्टर यही भी है। क्यों हमारी मेडिसिन प्लांट्स को हम मंडियों में नहीं लेके जा रहे? मंडी तो ये भी बन सकती है और हर जगह बन सकती है, क्योंकि सर इंडस्ट्री अपनी जगह इन सारी चीज़ों को सफ़र कर रही है। डिपेंड किस पे है? ट्रेडर पे। और ट्रेडर क्या कर रहा है सर? एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि हर एक ट्रेडिंग में एक्सप्लॉइटेशन है, लेकिन आयुर्वेद के मेडिसिनल प्लांट्स के सेक्टर में 70% जो है वाइल्ड कलेक्शन से आ रहा है। अच्छा, वाइल्ड कलेक्शन से आ रहा है तो जो कलेक्टर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, नहीं है। वो मुंह मांगे अपनी कीमत उसको बोलता है ट्रेडर कि ये रेट में अगर देना है तो दे दो। तो उसमें क्या होगा? ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फायदा है। ये मैंने देख लिया कि मेडिसिन प्लांट के सेक्टर में ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग में है, ना कल्टीवेशन में है। तो इक्वल शेयर बेनिफिट की जो हम बात करते हैं ना सर, अगर वो मॉड्यूल हमने खड़ा कर दिया, इक्वल शेयर बेनिफिट, जैसे किसानों को MSP की जो बात है, जो बात है मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहना चाहिए। और साथ ही साथ सेकंड जो है कि सस्टेनेबल कल्टीवेशन जी। और कल्टीवेशन के बाद जो आज की हर एक फार्मर की, चाहे आपकी रेगुलर खेती वाली जो प्रोडक्ट्स है या फिर औषधि पौधों की हो, सर लागत, मैं खुद किसान का बेटा हूँ और वो सफरिंग इतनी मैं सफ़र कर रहा हूँ आजकल कि आपकी जो बेसिक लागत है उसके बाद आपका लेबर आ जाता है। अच्छा, कभी हमने अपनी खेती में ऑडिट नहीं किया है सर। एक दिन हमने अगर खेती को ऑडिट लगा दिया तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि घाटे का सौदा है जी। ये क्यों हो रहा है? अच्छा, एक तरफ मैं देख रहा हूँ सर, मैं खुद मेडिसिन मैन्युफैक्चर करता हूँ, जो पेशेंट्स रिजल्ट आ रहा है, पेशेंट मुंह मांगी कीमत दे रहा है सर। ओके। यानी ऐसा नहीं है कि उस पूरी प्रोसेस से जाने के बाद मेडिसिन की वैल्यू हो नहीं रही, हो रही है। ल्यूप होल कहाँ पे हो रहा है सर? बीच में जो बिचौलिया है, ब्रोकर है जो इसका, बस वही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा, अगर हम कहते हैं कि अगर एक सर्टन मेडिसिन प्लांट हम कल्टीवेट कर रहे हैं, उसमें आपका लेबर भी आ रहा है, उसमें आपका किसान ने खुद डेली उसके वेजेस कभी लगाए सर? उस चलो लेबर का खर्चा डेली आपका 400-500 रुपए है, खुद किसान का उसकी कमाई क्या है, उसकी सैलरी क्या है, वो भी तो जोड़ो ना, वो खुद तो काम कर रहा है ना। डेफिनेटली। इसके बाद भी अगर हाथ में कुछ नहीं आएगा तो सर वो जो फार्मर्स की सुसाइडल ये है ना, वो बहुत यानी दर्दनाक है हमारे लिए। और क्यों हम खुद कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि ही सबसे जो निचले स्तर पे अगर जा चुकी है तो फिर कहीं ना कहीं
मैं बहुत फिर हम ग्लोबल गुरु होने की जो बात करते हैं वो सिर्फ बात ही रह जाएगी। बात ही रह जाएगी जब तक हम खेती सेगमेंट को अपने स्तर पे ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल जो मुद्दा है इन दिनों हिमाचल में गर्म है। हम मेडिसिनल यूज और रिक्रिएशनल यूज के लिए जो कैनाबिस है, भांग जो है, उसको मंजूरी देने की प्रोसेस में हमारा इस तरह का एक जो कंसर्निंग विधायक और मिनिस्टर उनका एक ग्रुप बना है जो स्टडी के लिए अभी उत्तराखंड भी गए थे। तो जब हम आयुर्वेदा में बात करते हैं तो इट इज पेंसिलिन इन आयुर्वेदा, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं जब तक इसका मेडिसिनल में यूज नहीं है तो हिमाचल एक बड़ा हब है चरस स्मगलिंग का। तो आपको क्या लगता है सरकार का ये जो स्टेप है कि हम कैनाबिस को लीगलाइज कर रहे हैं और इसका मेडिसिनल और रिक्रिएशनल यूज, इसको लेके आपका क्या ओपिनियन? सर मेडिसिन के तौर पे तो बिल्कुल होना चाहिए जी, बट उसका जो हम कह सकते हैं कि अनलॉफुल यूज है उसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको पॉलिसी बनाने की पड़ेगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ही नहीं सर। तो आयुर्वेदा में इसका कहाँ कहाँ यूज है सब हम ये जानना चाह रहे हैं सर। बड़े सारे लोगों को यहाँ पे भ्रम है कि जैसे ट्रंकलाइजिंग इफेक्ट हो जी, और सबसे बड़ी चीज सर, अगर मुझे आपको कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर करना है सर, पहले ऑपरेट होते नहीं थे। हम कहते हैं कि फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी इंस्ट्रूमेंट्स की डिजाइन की गई है ऑपरेशंस के लिए वही कॉपी हो रही है आज जी। तो उस समय सर एनेस्थेटिक इफेक्ट यानी एनेस्थीसिया कैसे होता था? बेहोश करने के लिए कैसे तो होता था सर? ये कैनाबिस है उसमें, ओके, ऐसे बहुत सारे ड्रग है ये यूज किया जाते थे जी, ताकि पेशेंट्स को एनेस्थेटिक इफेक्ट मिल भी जाए, उसको पेन भी महसूस ना हो सर्टेन इसमें, और उसके साइड इफेक्ट भी ना हो, और ऑपरेट भी हो जाए। तो कैनाबिस का एक जो बेनिफिट है सर, उसकी यानी बॉडी के ऊपर अगर एक प्रॉपर मात्रा में यूज किया जाए उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर। ओके। एक बात और हमें देखने को मिलती है कि जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, हमारे पास एक बड़ा एंसेस्टर नॉलेज है, हमारे ऋषियों के से जाते हैं हम, कई रेफरेंस हमें मिलती है कि इस नदी के किनारे इस चीज़ का ज्ञान हुआ। यहाँ तक कि जो पानी के गुण है उनका भी हमें तो ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि यार हिमाचल में इन चीज़ों के गुणों के बारे में पता लगा इस ऋषि ने ये किया। ग्लोबल लेवल पे आयुर्वेदा को लेके इसका यूज तो सब करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो एक रिस्पेक्ट मिलने की बात है, एक नेम एंड फेम की बात है, वो क्यों नहीं मिल रहा? इसके पीछे का क्या रीजन मानते हैं आप? सर आयुर्वेद के कंसेप्ट को तो पूरा यानी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है सर जी। आहार विहार विचार आप देखिए, पूरा हर मीडिया में देखिए आप जी, और पब्लिक डोमेन में तो आपको दिखेगा कि इससे ये होगा उससे वो होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि सर आयुर्वेद एक कल्चरल साइंस है, इंडिया के कल्चर के साथ जुड़ा है। अगर आपने आयुर्वेद को एक्सेप्ट कर लिया तो ग्लोबली सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडियन कल्चर जो है, लाइफ का इंडियन कल्चर जो यस वो कल्चर है, वो साइंस है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीजियस कंट्रोवर्सी हो सकती है, इसीलिए वो आयुर्वेद के नाम पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। आयुर्वेद कंसेप्ट तो बिल्कुल एक्सेप्ट किया जा रहा है सर। ओके, बाकी उसको माने इसलिए कि कहीं ना कहीं भी है कि इंडियन साइंस है, और साइंस एक ऐसी साइंस है जो उनके जीवन से जुड़ी है। और जिस साइंस ने इतनी डेप्थ में जाके काम किया है, तो जो भी आज का एक साइंस का सिनेरियो है वो पूरा उल्टा हो जाएगा सर हर चीज में। ओके, कि अगर ये बेसिक साइंस है तो आपने जो खड़ा किया वो कहीं ना कहीं फिक्टिटियस साइंस है जो बदल रहा है आपका हर 5 साल 10 साल के बाद, सस्टेनेबल नहीं है वो। और आप देखिए आयुर्वेद के कंसेप्ट जो है डेप्थ फर्स्ट से, सिर्फ आयुर्वेद नहीं सर, हमारे इंडिया की अगर हमने कल्चरल पूरी हेरिटेज को देखा है, हर फील्ड में, मेटालिक हो, एरोनॉटिक्स हो, हर चीज में हमने अपनी संहिताएं, सब कुछ है हमारे पास, ऐसे ही नहीं आया है, वो प्रूफ्स है हमारे। उसको एक्सप्लोर करके हमें अपने पैरामीटर लगा करके दुनिया को बताना था। उल्टा हो गया, हम दुनिया के पैरामीटर को देखते हुए अपनी साइंस को प्रूव करना चाह रहे, यहाँ गड़बड़ी हो रही है। ओके, तो अपना साइंस है, अपनी पैरामीटर्स होनी चाहिए। कोविड के दौरान भी इस तरह की बड़ी चीजें हुई, बड़ा डर के बीच में डॉक्टरों ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग चीजें, कहीं एलोपैथी की बात हुई, कहीं आयुर्वेदा की बात हुई। आपने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने जो रिसर्च सेंटर है आपका, जो हॉस्पिटल है, आहार व्यवहार और विचार की आपने बात की, तो उसके जो रिजल्ट आए डॉक्टर साहब, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। क्या था जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था तब मैं उसी प्रोसेस में था कि अगर ये कोविड
अगर इतना अगर पैंडेमिक ये हो सकता है तो घर में पिताजी है, वो डायबिटिक होने के कारण मुझे वो एक सीरियस कंसर्न था। बाकी लोग कंसर्न, सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में एक जनोपदध्वंस नाम से चैप्टर है, तो उसके रेफरेंस में जितने ड्रग्स बताए गए थे वो ड्रग्स को लेके उसका जो प्रॉपर तरीका है स्टैंडर्डाइज करके उसको एक मीडियम सॉल्वेंट उसको भी मैंने ढूंढ लिया। गोमूत्र अर्क मैं आपको सीधा बता दूं ताकि मुझे प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके। और सर देखिए, गोमूत्र को एक व्हीकल के तौर पे नहीं, मेडिसिन के तौर पे भी आयुर्वेद में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बताया गया है। ओके। तो एक ही कंपोनेंट अगर दोनों तीनों काम कर जाए तो ऐसे सारे 36 प्रोडक्ट्स को एक साथ लाके एक इम्यू के नाम से मैंने मेडिसिन डेवलप कर लिया था। ठीक है। चैलेंज ये था कि उस समय हमें परमिशन नहीं था आयुर्वेद शुरुआती दिनों में, और डेली सुबह में हमारे जो एक्स आयुष मिनिस्टर है शिपाजी नाइक साहब, उनको हर दिन सुबह मैं कॉल करता था। वो तो महाराष्ट्र से ही थे। हाँ, गोवा से। गोवा से थे, हाँ। तो मेरा उनसे पहले एक कम्युनिकेशन होने के कारण एक अलग जुड़ाव रहा उनके साथ। तो हर 1-2 दिन के बाद, सर हमें कब एंट्री मिलेगी, हाँ हमें कब एंट्री मिलेगी। तो सर कहते थे डॉक्टर साहब बस थोड़ा दिन रुकिए। तो 15 दिन में वो परमिशन मिल गया। ओके। जैसे ही मिल गया सर अपना प्रोडक्ट शुरू कर दिया मैंने। अब ये प्रोडक्ट क्योंकि कोई पेशेंट नांदेड़ में नहीं था, और जो भी पेशेंट आ रहे उनको आप प्राइवेट डॉक्टर चाहे एलोपैथ हो आयुर्वेद हो, उनको हाथ लगाने की परमिशन नहीं थी। ठीक है। जो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएगा। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मुझे पहुंचाना था ये मेडिसिन। अच्छा, इसकी ऑथेंटिसिटी वैलिडेशन और उसका लीगल प्रोसेस होता है एफडीए से परमिशन। जी जी जी। सर उतना समय नहीं था वहाँ उस समय में। अब मुझे ये था कि इसका क्योंकि आयुर्वेद के रेफरेंस से ड्रग है तो आपको वैलिडेशन का उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। जो भी रेफर ड्रग है लिटरेचर में आप एज ए डॉक्टर यूज कर सकते हो। ओके। एक लॉ के अंडर में। जी जी। तो मैं खुद रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हूँ, अगर मैं पेशेंट्स को देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन ये पेशेंट मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि परमिशन ही नहीं है मेरे तक आने की। सर कभी कभी ऐसा होता है ना, वो शायद ऊपर वाले की सोच होती है कि आपके हाथ से कुछ करवाना है। सर मुंबई में एक इवेंट हुआ, शायद आपने मीडिया में भी देखा होगा, कि एक शादी हुई, उस शादी में मियाँ बीबी भी पॉजिटिव और आने वाले सब बाराती भी पॉजिटिव, और बीएमसी इनको ढूंढ रही है फिर सबको। उसमें से एक जो पेशेंट थे वो कहीं ना कहीं उनके जो क्लोज फ्रेंड थे उनका और मेरा थोड़ा रिलेशन था, तो उन्होंने मुझे बस कॉल किया, सर बोले ऐसा ऐसा है, और मेरा ये प्रोसेस चल रहा था उस समय। ओके। तो उन्होंने कॉल किया कि डॉक्टर साहब यहाँ कंडीशन ऐसी है कि पेशेंट मर भी गया, बॉडी भी घर पे वापस नहीं मिल रही है, और ऐसे में इसको कोविड हो गया है। अब उसकी तैयारी, क्योंकि वो नेचुरली वहाँ से लोकल थे, लैंडलॉर्ड वगैरह, मुंबई अब उनका स्पेशली ठाणा एरिया। अच्छा। तो उनका ये था कि डॉक्टर साहब मैं 70-80 लाख देने के लिए तैयार हूँ। उनका रेफरेंस यही था कि आप मुझे कोई ऐसा हॉस्पिटल बताइए जो आपकी जान पहचान वाला हो कि मैं वापस आ सकूँ। तो मैंने बोला मेरा ऐसा कुछ चल रहा है, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर सीरियसली बता दो, वो एक उस समय में वहाँ तक जो मेडिसिन पहुँचा है वो बहुत अलग ढंग से पहुँचा है जी। मेडिसिन पहुँच गया। अच्छा, मुझे ये था कि अब ये मेडिसिन का जो क्लिनिकल ट्रायल तो नहीं कह सकते, वो तो आयुर्वेद का रेफर ड्रग हमने यूज़ किया था। इनकी जो सिम्टम्स है मुझे देखना था, क्लासीफाई कर दिया था मैंने, शीट्स बना दिए थे कि कौन असिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक, कौन सीरियस कंसर्न है, और क्या यानी साइटोकाइन स्टॉर्म जो 7 डेज के बाद आना है उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए जी। क्योंकि इम्यून से ये सब कुछ वायरस खेल रहा है। वो पेशेंट को क्लोज ऑब्जर्वेशन करने के लिए और उनका एविडेंस बेस मुझे चाहिए, इसलिए मेरा फ़ोन हमेशा रिकॉर्डिंग में रहता था। उस दिन से आज तक मेरा फ़ोन हमेशा रिकॉर्डिंग में रहता है जी। पेशेंट का कोई सिम्टम आ जाता है तो ये पेशेंट ने पहले दिन मुझे बताया कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स है। सर दूसरे दिन सिम्टम बताया, तीसरे दिन बोलता है मेरी गले की एज कम हो गई है, सांस फूलना कम हो गया। सर हार्डली 7 डेज में पेशेंट ठीक हो गया था, और 7 दिन का रिकॉर्डिंग मैंने पूरा संभाल करके रखा जी। अब ये दूसरा ये था कि मुझे इनकी जो पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव की एक रिपोर्ट और बाद में निगेटिव, लेकिन 7 डेज में वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं कर रहे थे। ओके। मिनिमम आपका 15 डेज के बाद ही टेस्ट कर रहे थे बीएमसी की इसमें। तो इनको बोला मेरे लिए आप जाके टेस्ट करो, बोले वो टेस्ट वाले हमारे पहचान के, मैं कर लेता हूँ टेस्ट। सर एब्सोल्यूट नॉर्मल,
7 दिन में नॉर्मल 7 दिन में। ओके। ये दोनों पेपर और एक मेरे पास वो ऑडियो पेशेंट का, ये मेरा फर्स्ट एविडेंस था ओके। सर। उसके बाद इनका जब ठीक हुआ तो उसी एरिया के जो हेड यानी इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर, उनको भी पॉजिटिव हो गए वो। ओके। तो इन्होंने फिर उनको बताया। अब इनका जो थे जो पीआई थे वहाँ के थाना के, उनका ये था कि मुझे एलोपैथ लेना ही नहीं है। ओके। और पुलिस स्टेशन में ही आइसोलेट कर लिया उन्होंने अपने आप को, और इनको बोला कि वो मेडिसिन मुझे भी मंगवा लो, देखेंगे तो सही क्या होता है। सर इन्होंने भी वही सेम सर, ऐसे करते करते लगभग 5,000 पेशेंट का एविडेंस मेरे पास मिल गया। ओके। और लाइसेंस नहीं था सर उस समय। बस ये है कि जान बच रही है, हम बाद में देखेंगे पैरेलली। लेकिन उस पूरी बैच को मैंने ये था कि अपने जेब से पैसे वगैरह सब ये करके वो एक लॉट बना करके एक कोविड में सेवा बोल के मैंने भेज दिया था सर। वहाँ एक गलत चीज़ हो गई, ये जो बोतल मैंने फ्री में दे दी है, बस आपको ये करना था, आपका कोविड पॉजिटिव और निगेटिव का आपको रिपोर्ट मुझे भेजना है, वही मेरी वो मेडिसिन की फीस। सर जब ये पेशेंट ठीक होने लगे ना, तो बीच में जो कहीं ट्रांसपोर्टेशन में जो कोई लोग आते हैं सर, वो एक एक बॉटल बाद में उन्होंने 10,000 में बेचना शुरू कर दिया, उसी बोतल को। और ये कंप्लेन करने के लिए मैं फिर लोकल अथॉरिटी के पास गया। सर बोले आपका जब तक यहाँ पे एमआरपी नहीं आता है, जो भी है आपकी लागत हो या जो भी है, नेचुरली तब तक वो कुछ नहीं कर सकते हम। और मैं बोला सर उस प्रोसेस में हूँ, लेकिन उसको बहुत टाइम लग रहा है। पैरेलली एप्लीकेशन कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, लेकिन आपको पता है सर, यानी हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का जो एक अपना ये है, वहाँ पे चला गया तो जो अथॉरिटी थी वो बोले सर आपसे पहले यहाँ 40,000 एप्लीकेशन पड़े हैं, इससे कोविड ठीक हो रहा है, उससे कोविड ठीक हो रहा है। सर बोला सर इतने एप्लीकेशन आए होंगे, उनकी किसी की भी क्वालिफिकेशन आपने नहीं देखी है, आप सिर्फ मेरी क्वालिफिकेशन देखिए। आपको फाइटोकेमिस्ट्री चाहिए, बायोकेमिस्ट्री चाहिए, फॉर्मेट चाहिए और आयुर्वेद का बेस चाहिए। जब ये सोच समझ के अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा आपको कंसर्न करना चाहिए, सीरियस होना चाहिए जी। सर ये उन्होंने मना कर दिया, नहीं बोले जो होगा तो आप बाय प्रोसेस में। बोला फिर 6 मंथ चले जाएंगे, तब तक कितने पेशेंट बच सकते हैं जी। और ये मेरा स्टैंड था कि चलो विदाउट लेबल हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सिस्टमेटिक कैसे बनाना है क्या नहीं। सर लेकिन जब ये 5,000 पेशेंट्स का डाटा मेरे पास हाथ में था, और एक दिन डायरेक्टली मैं मिनिस्ट्री में गया, अपना एफडीए ऑफिस में गया। लकीली वहाँ पे एफडीए मिनिस्टर आए हुए थे। मैं बोला अब इनसे बहसबाजी करने से कोई बात नहीं बनेगी, इससे अच्छा है कि हम अपना जो कंसर्न है, कंसर्न मिनिस्टर है सामने जी। तो बता दे, एक बार हो गया तो ठीक है, ओके। हाँ नहीं हुआ तो फिर वो 6 मंथ वाला जो फॉलोअप है उससे लेंगे और फिर करेंगे। ये सारा कंसर्न सर को बताया मैंने। सर लिटरली वो पूरा उन्होंने डाटा देखा मेरा। अच्छा बोला सर सिर्फ डाटा मत देखिए, 5,000 पेशेंट्स को मैं अभी कॉल करके बुला सकता हूँ, क्योंकि उस समय वो उनके लिए जान बच गई और विदाउट कोई खर्चा। मेरा वर्ड काफ़ी था। सर बोले आपके पास साथ में कितने लोग हैं, इसमें से कितने? में बोला ये सब लोग हैं मेरे पीछे, ये भी ले चुके हैं मेडिसिन। फिर इन्होंने अपनी सारी टीम को बुला लिया सर ने। इनको मना क्यों करना है ये ऑफिशियली मुझे बताइए बोले, ऑन पेपर। उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने बाय प्रोसेस दिया है पूरा। अच्छा सेंट्रल मिनिस्ट्री से भी इनको आया हुआ है, तब तक मैंने इधर भी कर लिया था, तो क्यों नहीं देना है ऑफिशियली बताइए। सर बोले ये इनका जो कंसर्न था कि आई वांट इंडिकेशन की लाइक बायो वैक्सीन। ओके। मैंने उसी तरह से उसको देखा था, बायो वैक्सीन की तरह से। सर बायो वैक्सीन हम नहीं कर सकते, वो तो ICMR करेगा डिसाइड, हम तो सिर्फ लाइसेंस प्रोवाइडिंग अथॉरिटी है। सर ने भी मुझे फिर बोला कि सर यहाँ पे आ रहा है प्रॉब्लम, तो मैं आपको बीच वाला रास्ता बताता हूँ, क्योंकि लोगों का एविडेंस ये है कि वो बच रहे हैं और आपको इसको रोकना नहीं है। तो सर ने मुझे एक ही सजेशन दिया कि इसको एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर आप इंडिकेशन में डाल दीजिए। ओके। वो मेरे लिए थोड़ा सा ये था कि मैं सोच रहा हूँ बायो वैक्सीन ये चला जा रहा है, लेकिन चलो ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे सर ने लाइसेंस दे दिया और बस उसके बाद तो ऑफिशियली शुरू हो गया। सर ऑफिशियली ऐसा शुरू हुआ कि 2nd वेव तक, और लिटरली सर मैं पर्सनली पेशेंट्स मुंबई और दिल्ली इतने चक्कर हुए सर, मैंने कम से कम यानी 3rd स्टेज में जो पेशेंट की पैनिक कंडीशन है उस समय सर सारा आपका PPE किट ये वो तामझाम, सर मैंने कभी PPE किट नहीं पहना है।
वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी की जहाँ। वही पे ना। हाँ, और मुझे पता था कि जब असिम्टोमेटिक पेशेंट रह सकता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, और ये खैर यानी लीगल नहीं है, बट अगर जान बचानी है तो आदमी के पास नहीं जाएगा, डॉक्टर अगर पेशेंट के पास नहीं जाएगा। उस समय ऐसा कंसर्न था कि खुद डॉक्टर पेशेंट बने पड़े हैं, और हाँ, और उनकी सेवा में कौन है? पैरामेडिकल स्टाफ। जब पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान को ये करके अगर पेशेंट के पास जा रहा है और आईसीयू में खुद डॉक्टर नहीं जा रहा है, वो यहाँ रूम से बैठ के कंट्रोल कर रहा है, ये सिचुएशन गलत है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पेशेंट के पास जाना ही पड़ेगा। सर घर घर जाके जहाँ पेशेंट जिनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, 5000 पेशेंट्स को मैंने अटेंड किया है सर पर्सनली। ओके। बट आपको ये चीज़ भी बता दूँ, आहार विहार का सेगमेंट क्यों बहुत ज़रूरी है सर। वो जो कंटिन्यूस चल रहा था मेरा काम, उसमें मेरा भी आहार कहीं वो जर्नी हो या एक पेशेंट का दूसरा, रात में नींद प्रॉपर ना होना, उसके कारण मैं भी सेकेंड वेव में कोविड के चक्कर में आ गया था। ओके। और मेरे भी 7 दिन चले गए थे। अच्छा। तो ये बहुत करीब से देखा हूँ मैं कि जब 5000 पेशेंट्स को मैं खुद सर्व कर रहा हूँ, तब तक मुझे कुछ नहीं हुआ, और जब भी मेरा डाइट बिगड़ा है, जब भी मेरी नींद बिगड़ी है, वो सेम प्रोसेस मेरे साथ भी हुआ है। बीमार हो गया। बीमार हो गए जी। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर हो तो आप बचेंगे, आप भी तो इंसान हो, आपको भी तो वही खाना है जो आप दूसरों को बता रहे हो, और एक मेंटल पीस भी तो चाहिए। वो पीस भी थोड़ा सा, तो वो उसके कारण वो कोविड की एक स्टोरी बन गई, और 1.25 लाख पेशेंट तक हम उस समय सेवा दे पाए सर। बहुत बढ़िया। तो जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं और ट्रेडिशनल हीलिंग की बात करते हैं, तो हम देखते थे गांव में वैद्य होता था, वो दवाई देता था, हम उसको कोई पैसा नहीं देते थे, हम उसको अगर फैसिलिटेट करते थे तो कभी गेहूँ हो गया, जो भी अनाज होता, और जो एज पर अवर चॉइस या जितनी कैपेसिटी है हमारी। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो ये अस्पताल का धंधा है एक इतना बड़ा, खासकर पंजाब की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे तो एक पेशेंट आपका एडमिट हो जाता है तो उसको वहाँ से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। मतलब वो चाहे आप ठीक भी हो गया तब भी रखा, और कई बार तो ऐसे किस्से भी अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो वहाँ बाढ़ में उसका इलाज चल रहा है। तो ये किस तरह से जो एक एथिक्स की बात है जो सर, आप देखिए, जहाँ जो हॉस्पिटल कॉर्पोरेट सेक्टर से आया है जी, इंफ्रा या फिर उसका सारा जो ढंग है किसी कॉर्पोरेट का पैसा लगा है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अगर कोई इंडिविजुअल डॉक्टर का अगर हॉस्पिटल है सर, अपने एथिक्स के साथ वो कभी खिलवाड़ नहीं करेगा, चाहे एलोपैथ डॉक्टर हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, कोई भी, क्योंकि एक जो ओथ होती है ना सर, नहीं तो आप इस सेक्टर में मत आओ। मेडिकल सेक्टर ये सर्विस सेक्टर है सर, ये कोई यानी कमर्शियल सेक्टर नहीं है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा है सर। मैंने वही इसीलिए कहा कि फार्मा इंडस्ट्री इज कंट्रोलिंग होल, मीन्स जो वर्ल्ड का आपका पॉलिटिक्स है वो कंट्रोल कर सकती है सर। हम कहते हैं ना, जान है तो जहान है, फिर पैसों की वैल्यू नहीं है वहाँ पे। जब जान जाने होती है तब वहाँ पे पैसों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसी पैसों का यूटिलाइजेशन इस तरह से हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर का चक्कर है सर। इंडिविजुअल डॉक्टर्स की हॉस्पिटल्स में आप जाइए, वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होने वाला। हम जब जर्नलिज्म में आए थे उसी दौर में हम ये सुनते आ रहे थे कि हिमाचल को हर्बल स्टेट बनाएंगे। और पिछले 2-3 सालों से हर्बल स्टेट की जगह हम बात कर रहे हैं कि हिमाचल को वेलनेस टूरिज्म में हम डेवलप करेंगे। तो हिमाचल के रेफरेंस में दोनों कंसेप्ट जो है, एक तो हर्बल स्टेट और दूसरा वेलनेस टूरिज्म, इसकी क्या संभावना आपको लगती है? आप तो बड़े करीब से हिमाचल को देखा है, तो आपको क्या लगता है कि हर्बल स्टेट और वेलनेस टूरिज्म कितनी संभावना है हिमाचल में? सर, मैं पर्सनली आपको बता दूं, अगर मुझे कभी ऐसे लगता है कि मुझे एक हम कहते हैं ना कि कभी चलो बहुत काम कर लिया, एक टूर करके आते, मेरा सबसे पहला चॉइस होता है हिमाचल। उसका रीज़न भी है, दोनों चीज़ है यहाँ पे सर। एक तो अब देखिए सर, एक मैंने कॉन्शियसनेस की लास्ट में बात की है जी। और कभी कभी ये बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि शायद आपके हेलुसिनेशंस है। नहीं, भगवान भोले वहाँ पे बैठे हैं। और देखिए, हमारा अगर कल्चर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कॉन्शियसनेस की जो बात आती है ना, वो वहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे इतना करीबी है, आप उनके यानी पैरों में बैठे हो सर। आप कभी कभी लगता है वो ट्रैक करके चला जाऊँ मैं ऊपर। कल कोशिश भी की थी मैंने। एक शांति मिल जाती है सर, आत्मिक शांति मिल जाती है। वेलनेस में तो वही चाहिए सर।
शारीरिक तो हो गई, आत्मिक शांति भी हो और मानसिक भी हो, सब कुछ एक साथ मिल रहा है। और उसके साथ साथ अच्छा खाना तो है ही सर, और मेडिसिन भी अच्छी है। अगर इसका एक छोटे छोटे मॉडल बन जाए हर जगह, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं ये कहूँगा हर एक गांव में आएंगे इस तरह से एक भी बन जाए पायलट स्केल पे, छोटा छोटा। जी सर आप देखिए, ये सबसे बड़ा हमारा जो है हेल्थ सेगमेंट का जो है पूरी वर्ल्ड को सर्व करने वाला हिमाचल हो सकता है। पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ सर मैं। चलो डॉक्टर साहब, जैसे आप बोल रहे हैं, हमारी सरकार को डॉक्टर साहब की ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास वेलनेस टूरिज्म की एक ऐसी संभावना है कोविड महामारी के बाद कि हम इसमें सिरमौर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब भी ऐसी संभावनाएं तलाश करने के लिए हिमाचल के दौरे पे है और आज कांगड़ा के दौरे पे है। हम उम्मीद करेंगे डॉक्टर साहब कि जल्दी से जल्दी आपका सेंटर भी यहाँ पे डेवलप हो और आपके साथ मिलके हम भी यहाँ पे जिस तरह की चिकित्सा पद्धति की आप बात करते हैं इसको हम प्रचार प्रसार कर सकें, लोगों को मेडिसिनल प्लांट की खेती की ओर मोड़ सकें। और ये जो हमारा पूर्वजों से, हमारे ऋषियों मुनियों से जो हमारा ये विज्ञान, चिकित्सा का विज्ञान चलता आ रहा है, इसको हम आगे बढ़ा सकें, इसका कंजर्वेशन, इसका संरक्षण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर।